हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो तुम लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से स्वागत है सीएमए इंटर में। सीएमए इंटर भैया, यस। अब तुम्हारा जो फाउंडेशन का सफ़र था, या तुम जो बीकॉम से करके डायरेक्ट एंट्री पे आए हो बच्चे, उन लोगों का मैं वेलकम करना चाहूँगा सीएमए इंटरमीडिएट के कोर्स पे। भैया सीएमए इंटरमीडिएट, यस, हमको तो पता है ना, हम सीएमए इंटर में आ गए हैं। वो छोड़ो, आप ये बताओ इस क्लास के बारे में। तो बेटा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास चालू करने के पहले थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाना जरूरी है। मेल जोल बढ़ाना जरूरी है। तो मेल जोल बढ़ाएंगे कैसे? हम आपको अपने बारे में कुछ कुछ बताएंगे, आप हमको बता ही देंगे बाद में, जब आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, मैं मेरा नाम हार्दिक मिश्रा है और मैं जो हूँ अभी फिलहाल सीए फाइनल में हूँ। यस, सीए फाइनल में। बच्चे पूछते भैया आप सीएमए नहीं कर रहे? नहीं बेटा, मैं सीएमए नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, तो इस वजह से मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा कि मैं दो दो कोर्स साथ में कर सकूं। इसलिए मैं अभी एक ही कोर्स कर रहा हूँ। सीएमए का हम देखेंगे बाद में, करने का सोचेंगे तो ठीक है। तो अभी मैं सीए फाइनल कर रहा हूँ, अभी मैं सीए फाइनल पे हूँ, ठीक है। प्लस मैं अभी बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ और मैं अपना जो बीकॉम है, ठीक है, वो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ, मेरी अभी जो एज है वो 20 ईयर्स की है। तो इतनी वो देखने के बाद तुम लोग भाग मत जाना वीडियो से, 20 साल के हो क्या पढ़ाओगे हमको? बेटा एक बार देख लेना, पढ़ाने का लेवल देख लेना, इतनी गारंटी ले सकता हूँ। गाइज मेरे क्लास में जो बच्चा एंटर किया है उसको मजे बहुत आने वाले, एग्जाम्पल उसको दुनिया के बेस्ट मिलने वाले, एकदम जोरदार एग्जाम्पल, ठीक है। प्लस तुमको मजा बहुत आएगा, तुम्हारा ये सफर कैसे निकल जाएगा तुमको पता नहीं चले। इतना मैं बता सकता हूँ, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे जो रिव्यू देते हैं वही चीजें बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस मेरे को अपने ऊपर है, ठीक है। मेरे को बहुत साल हुए नहीं पढ़ाए, मैं 4 साल से मैं +2 लेवल यानी क्लास 11 12 को पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं सीए सीएस सीएमए फाउंडेशन वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। प्लस क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली पिछले 4 साल से मैं कोचिंग स्ट्रीम में हूँ, जिसमें मैंने 2 साल पढ़ाया +2 वालों को। अभी मैं पिछले 2 साल से सीए सीएस सीएमए वाले फाउंडेशन वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 साल से। और प्लस मैंने एक बैच इंटर की भी पढ़ाई है, एक बैच इंटर की भी पढ़ाई है, ठीक है। तो इससे तुम ये मत समझना भैया एक्सपीरियंस कम है आपका, कि मैं भी बता दूं, मैंने एक बैच इंटर की पढ़ाई है और उसमें बच्चे क्लियर कर दिए, क्लियर कर लिए। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट होता है सबका लाइफ में। तुम देख लेना मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स और अकाउंट्स, ये मेरे कुछ ऐसे दो प्यार है, ऐसे दो प्यार है जो मेरे को बहुत अच्छे से बनते हैं। मेरे को इनसे प्यार है, मेरे को ये बनाने में मजा आता है। तो इसलिए जो चीज मेरे को मजा आती है वो चीज मैं तुमको पढ़ाता हूँ। मेरे को इंटरेस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट में है, और मैं बात करूँ जिसमें मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ाने में, वो है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं फाउंडेशन लेवल में, फाउंडेशन की भी सारी फ्री क्लासेस मैंने यूट्यूब में प्रोवाइड की है। अब तुम इंटर में आ गए हो, ठीक है। तो इंटर में मैं जो इस लेक्चर में तुमको सब्जेक्ट लेने वाला हूँ, इस लेक्चर में जिस सब्जेक्ट की तुम्हारी भूमिका बनने वाली है और तुम आगे बढ़ने वाले हो, सब कुछ बात करेंगे, इन डेप्थ में बात करेंगे, पेपर पैटर्न बात करेंगे, मार्किंग स्कीम बात करेंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। टुडे इज अ वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है। पर हम लोग आज कुछ तो भी पोर्शन पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर नंबर 5 है तुम्हारा। कौन सा है पेपर नंबर 5? क्या नाम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे जिन बच्चों को नहीं पता है, तो सीएमए इंटरमीडिएट में तुम्हारे दो ग्रुप होंगे, एक होगा ग्रुप 1 और एक होगा ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 में भी तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है और ग्रुप 2 में भी तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है। बोलने के लिए 4 है, किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर दो दो सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो ये ग्रुप 1 के अंदर जो पेपर नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा है, ठीक है। तो ये पेपर नंबर 5 है, वो तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मैं तुमको अभी पढ़ाने वाला हूँ। इस लेक्चर से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। समझ गए तुम बात? भैया पेपर नंबर 5 कैसे हुआ? ये कहाँ है? 1 2 3 4 कहाँ है बेटा? सीएमए फाउंडेशन, इसमें पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 पढ़ लिए। पेपर नंबर 4 मैथ्स, सबसे खतरनाक, अब नहीं आएगा मैथ्स, टेंशन मत लो, अब नहीं आएगा मैथ्स, ठीक है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना। पेपर नंबर 6 तुम्हारा लॉ एंड एथिक्स का है, ये भी हम लेंगे आपका। पेपर नंबर 7 आपका डायरेक्ट टैक्सेशन का है और पेपर नंबर 8 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो ग्रुप 1 में ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट क्या है उसमें हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखेंगे पेपर कैसा आता है, हमको पढ़ना कैसे, स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हमको पहले बात करना है। तो देखो, मैं पेपर पैटर्न वैटर्न छोड़ो, मैं डायरेक्ट तुम्हारे सामने लाके रख दिया तुम्हारा पेपर। तुमको पता है तुम्हारा कौन सा सिलेबस है? भैया हाँ, सिलेबस 2016 चल रहा है, यस। तुमको पहले से पता है सिलेबस 2016 के बाद से जो पेपर पैटर्न चल रहा है वही। ये देखो, मैंने तुम्हारे सामने दिसंबर 2018 का पेपर खोल के रख दिया है, ठीक है। दिसंबर 2018 का पेपर, चलो
तो हम लोग अभी समझते हैं तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा है। तो ये देखो, तुमको ऐसा ही कुछ पेपर देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर है। पर मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, ये 100 मार्क्स का पेपर नहीं होगा, 100 मार्क्स से ज्यादा का पेपर आएगा। ये कितने मार्क्स का पेपर आएगा देखते जाओ अभी, 130 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 130 मार्क्स का पेपर तुम्हारा आने वाला है। कैसे? टाइम अलाउड है तुमको 3 घंटा। ये देखो, तुम्हारा पूरा पूरा तुमको पहले से कॉलम, पहले से तुम्हारे माइंड सेट होना चाहिए कि पढ़ना कैसे हमको। भैया पेपर क्यों दिखा रहे हो? माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि हमको पढ़ना कैसे। तो पहले पेपर देखेंगे, के हिसाब से तैयारी चलेगी। समझे बात? तो पहला क्वेश्चन इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। कंपलसरी क्वेश्चन मतलब भैया मतलब अटेम्प्ट करना ही है, नहीं अटेम्प्ट किए तो 0 मिलेगा इसमें। अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को तुमको करना ही है। कंपलसरी अटेम्प्ट नहीं करना है, कंपलसरी है मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है। इधर यू कैन अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट। नहीं अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स 0 मिलेगा, अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स मिलेगा। पर सबसे बड़ा गेम ये है कि इस क्वेश्चन को कोई छोड़ ही नहीं सकता बच्चा। क्यों? दिल के करीब है ना। दिल के करीब कैसे है? क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे एमसीक्यूज। पहले 10 क्वेश्चन कौन से हैं? एमसीक्यू। तो 10 मार्क्स 25 मार्क्स का टोटल रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 25 मार्क्स का रहता है। तो पहला सेक्शन एमसीक्यू है जो तुम्हारा 10 मार्क्स का रहेगा। दूसरा सेक्शन मैच द कॉलम है जो 5 मार्क्स का रहेगा। कितने हो गए? 15 मार्क्स। तीसरा सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स का, कितने हो गए? 20 मार्क्स। और चौथा सेक्शन है तुम्हारा ट्रू फॉल्स का, कितने हो गए? 25 मार्क्स। तो टोटल 10 मार्क्स का एमसीक्यू, 10 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का फिलअप, 5 मार्क्स का मैच द फिल इन द मैच द कॉलम और 5 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स। तो दिस इज गोइंग टू बी योर पेपर पैटर्न। इन टोटल 25 मार्क्स क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कंपलसरी। और हर बच्चा इसमें 25 आउट ऑफ 25 लाता है। हर बच्चा ला सकता है। क्यों ला सकता है? क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इसलिए ला सकते हो। तो इसमें तो भाई 25 में 25 मतलब सोचो 25 मार्क्स तो तुमको पहले पहले 15-20 मिनट में मिल जाएंगे पेपर में। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम ये वाला पोर्शन अटेंड करने 1 मिनट भी नहीं लगता। इतने अच्छे से तुमको पढ़ाया जाएगा। तुम्हारा 25 में 25 तो पहले ही आ जाएगा। यस। इसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। इसके बाद देखो 15 इंटू 75, तुमको इसके बाद 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। 15 मार्क्स के 5 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा फिर? 75। और 75 प्लस 25 कितना होता है? 100 मार्क्स खत्म। तो भैया आप तो बोले थे क्वेश्चन ज्यादा का आता है। तो ये देखो एनी 5 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से चालू हुआ पेपर। ये देखो 15 मार्क्स वाला। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक गया है। तो 2 से 8 मतलब कितने क्वेश्चन हो गए भैया? 7 क्वेश्चन हो गए। और 7 अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 9 10 कितना हो गया? 105। समझ रहे हो कि नहीं बात को? बताओ समझ रहे हो कि नहीं? 105 प्लस 25 कितना होता है? ये 130 होता है। तो भैया क्या हमारा पेपर 130 मार्क्स का आएगा? मैंने बोला बिल्कुल सही। पर मैं तुमको बोला कि नहीं बेटा 130 मार्क्स का पेपर तुमको मिल रहा है, पर तुम यही मान के चलो तुमको 100 का ही पेपर मिल रहा है। भैया क्यों? क्योंकि मैं खुद बोलता हूं 2 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट नहीं करने। 2 क्वेश्चन तुमको कोशिश करना है कि तुम अटेम्प्ट ना करो एग्जाम में। भैया कौन से 2 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। कभी नौबत मत आने देना अटेंड करने। क्यों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसा सब्जेक्ट है तुम्हारे हिसाब से? भैया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बेटा तुम लोगों को तो सब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन भी नहीं पता। क्लैरिफिकेशन भी नहीं पता। सब्जेक्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट 3 टाइप का होता है। एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल और थर्ड होता है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? थ्योरी में हमको थ्योरीज पढ़नी है, प्रैक्टिकल में हमको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीजें पढ़नी है जो डे टू डे हमारी जिंदगी में होती है, और न्यूमेरिकल्स में हमको कैलकुलेशन पूछना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसा सब्जेक्ट है? न्यूमेरिकल है। इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं बहुत लोग इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। प्रैक्टिकल नहीं है, तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। समझे? तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ये 2 थ्योरी कहां से आ गई बीच में? पूरा क्वेश्चन कौन सा है? थ्योरी। आधा क्वेश्चन कौन सा है? ये देखो आधा क्वेश्चन कौन सा है? थ्योरी। आधा कौन सा है? न्यूमेरिकल। आधा न्यूमेरिकल है। तो इसमें आधा पोर्शन न्यूमेरिकल है, आधा पोर्शन थ्योरी है। इसमें पूरा पोर्शन थ्योरी है। आई डोंट वांट कि बच्चे जो हैं वो इस सिचुएशन तक पहुंचे कि इनको ये ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े। हाँ, अगर तुमको एक क्वेश्चन एक्सेप्शनली बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम बाउंसर चला गया क्वेश्चन किसी भी पेपर का, क्वेश्चन नंबर 6 तक 2 से लेकर 6 तक कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन तुमको बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम बन ही नहीं रहा, तब फिर उन सिचुएशन में तुम जाओगे
क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में से कोई एक क्वेश्चन करने के लिए जो तुमको ज्यादा अच्छे से बन रहा हो, जिसमें तुम ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो, जिसमें तुम ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर 8 मार्क्स का तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, तो डिपेंड करता है, समझ गए, डिपेंड करता है। तो ये है तुम्हारा पेपर पैटर्न, ठीक है। तो समराइज करें तो भैया हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में, हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 के पेपर में, चलो अब हम लोग समराइज करें तो तुम्हारे पेपर में एक एमसीक्यू आएगा, एक फिलअप आएगा, एक मैच द कॉलम आएगा, ठीक है, मैच द कॉलम आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होंगे, और एक प्योर थ्योरी होगा, ठीक है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। एमसीक्यू 10 मार्क्स, फिलअप 5, मैच द कॉलम 5, ट्रू फॉल्स 5, न्यूमेरिकल प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सारे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन कितने होंगे, प्योर न्यूमेरिकल, और वो 15 मार्क्स के होंगे, तो 75 मार्क्स के होंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल तुम्हारा एक 15 मार्क्स का और ये 15 मार्क्स का, इन टोटल ये पूरा पेपर मिला के तुम लोगों का 130 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें तुमको 100 मार्क्स का पेपर क्या करना है, अटेम्प्ट करके आना है। समझ गए बात, 100 मार्क्स का पेपर तुमको अटेम्प्ट, तो तुम लोग को अब पेपर का मॉडल क्लियर होगा। तो अब हम लोग जब पढ़ने बैठेंगे ना, जब हम पढ़ाई करेंगे ना, तो हमको ना एक क्लियर रेफरेंडम मिलेगा, एक क्लियर मिलेगा कि पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी तो हमें ही आपको गाइड करने के लिए। तो हम एंटर करते हैं अब तुम्हारे स्टडी नोट नंबर 1 में। तो स्टडी नोट नंबर 1 में एंटर करने के पहले हम आपको बताएंगे कि आपके पूरे पूरे सिलेबस में आपको क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, ठीक है। देखो तुम लोग के सामने तुम्हारा पेपर खोल दिया हूं मैं, पेपर नहीं, तुम लोग की बुक खोल दिया हूं मैं, जो तुमको इंस्टीट्यूट से मिलने वाली रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। अगर तुम चैप्टर से रजिस्ट्रेशन कराए हो तो तुमको तुरंत मिल गई होगी, ठीक है। तो तुम्हारे सामने आ चुकी है तुम्हारी बुक, देखो इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5, ठीक है, सिलेबस 2016 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सब छोड़ो भैया, डायरेक्ट टॉपिक पे आओ। टॉपिक कुछ ये है कि ये देखो तुम्हारे रहे ये कंटेंट जो तुमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है स्टडी नोट नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिकली जब मैं लाइव लेता हूं फेस टू फेस, तो मैं ये वाला टॉपिक ना लास्ट में पढ़ाता हूं। क्यों भैया, क्योंकि लाइव अगर मैं पढ़ा रहा हूं और सारे बच्चे कॉमर्स होते हैं, सारे बच्चे कॉमर्स के होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं तुमको बेसिक्स पता है, वो बोलते हैं हाँ। उनको गैप के बारे में कुछ कुछ पता रहता है, वो बोलते हैं हाँ। और ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन जो है वो सारी चीजें इन लोगों को पता होती है। तो क्या करता हूं मैं ना, मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है हम लोग डायरेक्ट टफ टॉपिक्स में एंटर करते हैं। टफ टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप है, ऐसे टॉपिक्स में हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है। पर वीडियो लेक्चर्स में मैं ये शुरू से पढ़ाऊंगा, और मेरी तुम लोगों से विनती है, या मैं तुम लोगों को स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, या मैं तुमको बोल रहा हूं कि करना ही है तुमको, कि तुमको बेसिक्स वगैरह के वीडियो भी देखने हैं। क्यों भाई, मान लेते चलो तुमको आता है बेसिक्स, तुमको डेटर क्रेडिटर का मतलब पता है, तुमको अकाउंटिंग का मतलब पता है, तुमको कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब पता है, सब पता है, मान लिए, देख लोगे तो वही घाटा है। देख लोगे कुछ नया सीखने को मिल गया, एक शब्द भी नया सीखने को मिल गया, कोई घाटा है। अब फाउंडेशन में जो बेवकूफी करे हो ना तुम लोग, फाउंडेशन में क्या किए भैया, ऐसी निकाल लिए फाउंडेशन, 60-70% कंप्लीशन हुआ था, एग्जाम में अपीयर हो गया और बस ऐसे ही निकल गया फाउंडेशन। वो गलती अब नहीं दोहरानी है, अब वो गलती नहीं दोहरानी है, इंटर में नहीं दोहरानी है। इंटर में भाई लिखने वाला एग्जाम होगा, एमसीक्यू नहीं होगा कि टिक लगा तो बिंगो वरना टिंगो, ऐसा वाला सीन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तुमको अब सीरियस होके पढ़ना है, तो शुरू से बेसिक से अच्छे से पढ़ना है, डेडिकेशन हाई लेवल पे होना चाहिए कि हमको आता है हम फिर भी देखेंगे, भैया बोले तो हम फिर भी देखेंगे, ठीक है। तो तुमको देखना है, ये मैं तुमको ऑब्लिगेशन दे रहा हूँ, तुमको देखना है मतलब देखना है, बात खत्म, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके बाद हमको कैपिटल, रेवेन्यू नेचर, डेप्रिसिएशन पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। तो भैया रुको रुको, ये तो ऐसे लग रहा है फाउंडेशन में हम पढ़े, हाँ पढ़े हो फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन के कुछ चैप्टर जो है वो यहाँ पर हमको फिर से पढ़ने, और यहाँ पर क्वेश्चन हाई लेवल के आएंगे, फाउंडेशन से हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो हमको यही सारे चैप्टर फिर से पढ़ने और पढ़ने ही हैं, ठीक है, फिर से पढ़ने और पढ़ने ही हैं। इसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी है। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड, इसमें इंट्रोडक्शन, बैड डेट्स और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है हमको, ठीक है। फिर एनपीओ भी पढ़ना है हमको, ठीक है। फिर से अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मजा आ जाएगा इस चैप्टर में, मजा आ जाएगा, आत्मा का परमात्मा से बिल्कुल। ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुमको फीलिंग आएगी कि नहीं मैं अकाउंटेंट बन गया हूं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुमको फीलिंग आई है यार मैं तो अकाउंटेंट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, इतना हमको पढ़ना है। अमेलगमेशन और कन्वर्जन, ठीक है। फिर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इजी सा टॉपिक है। रॉयल्टी ऐसी है, इजी है। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट बेसिस, मजेदार टॉपिक है, ठीक है। ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वो जो थ्योरी वाला था वो पढ़ना है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने, AS1, AS2, AS7, AS9 और AS10।
और इंड एएस का भी कुछ पोर्शन हमको पढ़ना है। तो इतना कार्यक्रम तुमको करना है। ये देखो चैप्टर 1 तुम्हारा यहाँ से चालू होगा बेसिक्स का, ठीक है। इतना तुम्हारा ये सिलेबस इंटर का। भैया बहुत बड़ा लग रहा है बड़ा। इंटर में आ गए हो बेटा, इंटर में आ गए हो, बड़ा तो है। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, 4x करनी पड़ेगी। ये देखो सीएमए फाउंडेशन की मेहनत मैंने की है, मेहनत इंटू 4 करनी पड़ेगी, इंटू 4, ठीक है। और डेडिकेशन इंटू 100 होना चाहिए, डेडिकेशन इंटू 100 होना चाहिए। समझ गए बात मेरी, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग समझ जाते हो बात, ठीक है। तो अब तुम लोग को सारी चीजों के मैंने दर्शन करवा दिए हैं। फिर भी तुमको कोई डाउट रहेगा तो तुम तो जानते हो, तो डाउट सपोर्ट है, तुम पूछ सकते हो, ठीक है। पर अब हम लोग चालू करने वाले। भैया ये क्या बुक है, ये सामने हमको दिख रही स्टडी नोट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये क्या बुक है ये बताओ, इसके बारे में बताओ। तो बेटा ये शॉर्ट नोट्स है जो मैं प्रोवाइड करूंगा, वो नोट जो एग्जाम में बेसिकली मेरे को पता है कि नहीं इतने ही आने वाले। एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो तुमको समझा दिए जाएंगे जो तुम्हारी बुक में भर भर के दिए हुए, पर तुमको जिस चीजों को समझना नहीं, जिसको लर्न नहीं करना, जो एग्जाम से फायदे नहीं है, वो चीजों के बारे में तुमको नहीं बताया जाएगा। समझ गए, मतलब वो चीजें तुमसे हटा दी जाएगी, तुमको शॉर्ट नोट में ऐसे, ये देखो शॉर्ट में चीजें तुमको लिख के दी जाएगी। समझ गए क्या बात मेरी, बिल्कुल समझ गए एकदम, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का, हमको पढ़ना है बेसिक्स। बेसिक्स का भैया वेटेज कितना है एग्जाम में, 5%। वेटेज कितना है भैया, 5%। देखो जब भी मैं कोई चैप्टर चालू कर रहा हूँ ना, मैं तुमको वेटेज बताऊंगा। मैं शुरू में नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहे हो भैया शुरू में, क्योंकि शुरू में बता दूंगा तो बाद में भूल जाओगे। चैप्टर चालू करते टाइम मेरे को उनका तुमको इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन के टाइप और वेटेज सब कुछ बताना है, इसलिए मैं अभी बताऊंगा। पूरे एग्जाम में 3 से 5% का वेटेज है इस चैप्टर का, बस बेसिक्स का। पर फिर भी जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के, जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं है, ठीक है, और जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के पर भूल गए हैं चीजों को, क्लास 11 फाउंडेशन भी अच्छे से नहीं पढ़े, ऐसे 60-70-80% प्रिपरेशन करके फाउंडेशन निकाल दिए, उन बच्चों के लिए चैप्टर बहुत जरूरी। मैं तो बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, देखना ही है तुमको। तुमको लगेगा थोड़ा सा बोरिंग, पर प्लीज थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो। ज्यादा दिक्कत है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो, पर देखना पूरा है, देखना पूरा है। समझ गए क्या बात मेरी, बिल्कुल अंडरस्टूड। चलो अच्छे बच्चे हो तुम लोग। देखो स्टडी नोट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में, इस स्टडी नोट के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको सबसे पहले पढ़ना है बेसिक्स, ये देखो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेसिक्स। फिर हमको पढ़ना है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, हमको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस देखने क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन देखना है हमको, हमको डेप्रीसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स का पोर्शन अभी हमको पढ़ना है, बेसिक्स का पोर्शन मैं क्या बोला, 3 से 5% का वेटेज है, 3 से 5% का वेटेज है किसका, बेसिक्स का। मतलब ऐसी आ गए क्वेश्चन तो आ गए, इजी इजी तो थोड़े बहुत एक आध, नहीं तो फिर ठीक है बहुत कम वेटेज है इसका एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिक्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले को एक बात बताओ, क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, या व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। भैया रुको जरा, सबर करो, हमको धीरे धीरे समझाओ। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है, तो भैया अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमको पता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। यस यही पढ़े हो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड किसको करते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग क्या होता है भैया, जो सेम नेचर के या सेम कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स वाले अकाउंट में, सारे परचेजेस के ट्रांजेक्शन परचेजेस वाले अकाउंट में, ठीक है, सारे डेटर के ट्रांजेक्शन डेटर वाले में, सारे रेंट के ट्रांजेक्शन रेंट वाले अकाउंट में, ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को एक पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड डेटा चाहिए तो मैं डायरेक्ट सेल्स अकाउंट में एंटर करूंगा और वो डेटा एक्सेस कर लूंगा। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। भैया समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग मतलब जो इतना बड़ा डेटा हम लोग पूरे साल, अकाउंटिंग कब से कब तक होती है भैया, अकाउंटिंग जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है, और 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर बोला जाता है। दिस इज व्हाट अकाउंटिंग ईयर, दिस इज व्हाट कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है अकाउंटिंग ईयर, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्या होता है कैलेंडर ईयर। हम लोग क्या फॉलो करते हैं अकाउंट्स में, अकाउंटिंग ईयर फॉलो। तो अकाउंटिंग ईयर का जो पूरा डेटा होता है वो सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किस बुक के अंदर करते हैं भैया, जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स के अंदर करते हैं, जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स। भैया जर्नल क्या होती है, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, जहां पर पहली बार कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। ट्रांजेक्शन क्या होता है भैया, ट्रांजेक्शन वो चीज होती है जो कि एक इवेंट होता है जिसको हम मॉनेटरी टर्म से वैल्यू कर सकते हैं, इवेंट विच कैन बी वैल्यूड।
which can be valued in terms of money, in terms of money and related to business. सिंपल सी बात है। व्हाट इज ट्रांजेक्शन? तुम लोग को ये सब पता होगा, मेरे को पता है, पर फिर भी सीख लो बेटा, सीख लो, ठीक है, काम आएगा तुमको। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऐसा इवेंट होता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हुआ हो, किस टर्म से? मॉनेटरी टर्म से, और बिजनेस से रिलेटेड हो। तो कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहली बार कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? सब्सिडरी बुक्स होती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो ये सब क्या होती है? ये सब्सिडरी बुक होती है। बेसिकली जर्नल को हम लोग सब डिवाइड कर दिए न्यूमरस बुक्स में, और एक और बुक होती है कैश बुक। कौन सी बुक होती है? कैश बुक। तो इतनी बुक्स क्या होती है? तुम्हारी सब्सिडरी बुक्स। तो यहां पर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन। तो जैसे मान लो मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स इतना, परचेज इतना, रेंट इतना, वेजेस इतना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतना, सब कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? डब्बे बनाऊंगा। क्या डब्बे होते हैं ये? इन डब्बों को मैं अकाउंट्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अकाउंट्स। अब मैं बनाया सेल्स का अकाउंट, मैं बनाया परचेज का अकाउंट, मैं बनाया रेंट का अकाउंट। अब क्या करूंगा? जितने भी सेल के ट्रांजेक्शन होंगे, सेल 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 सेल, अलग अलग कहीं कहीं पर होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक किस ऑर्डर पे बनती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भैया व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? जो डेट के बेसिस पे होता है। 2 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट जब हम एंट्रियां पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो समझे क्या मेरी बात को? एक बार बोलो हाँ। अपने पास घर में बैठे हो ना, लेक्चर देख रहे हो मेरा, घर में बैठे हो, अपने आप को बोलो हाँ समझ गए बात। तो सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन को एक जगह डाल दो, सेल 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 सेल। लो, सारे सेल के ट्रांजेक्शन को कहां डाल दो? एक जगह डाल दो। व्हाट इज दिस? सेल्स अकाउंट। समझ गए? सारे परचेज के ट्रांजेक्शन को परचेज अकाउंट के अंदर डाल दो, जितने भी होंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है 2 तारीख को एक परचेज हो सकता है 18 को एक परचेज हो सकता है अगले महीने की 22 तारीख को एक परचेज हुई हो। तो सब अलग अलग जगह है जर्नल में। जर्नल से उठा के सबको एक जगह डालो लेजर में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेजर। लेजर अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बनाया? जर्नल। वहां पर क्या किया? सबसे पहले एंट्री किस बेसिस पे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर क्या बनाया? लेजर। लेजर में क्या किए? सारे ट्रांजेक्शन जो सेम नेचर के होते हैं उसको एक जगह रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, और रेंट के सारे ट्रांजेक्शन रेंट अकाउंट में। समझ गए? तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अब आते हैं समराइजिंग में। समराइजिंग, ये भैया आप क्या बता रहे हो? ये मैं तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं समराइजिंग में। समराइजिंग में हम क्या करते हैं? अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, एक बात बताओ, बिजनेस काहे के लिए कर रहा हूं? चैरिटी के लिए कर रहा हूं, प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं? भैया आप तो चैरिटी के लिए कर रहे हो। नहीं, मैं अपनी बात नहीं पूछ रहा हूँ, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की बात पूछ रहा हूँ। बिजनेसमैन, वैसे मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ तो मैं फीस चार्ज करता हूँ, है ना। और क्या बोलते हैं तुम लोगों को, जो मैं वीडियो लेक्चर भेजता हूँ उसमें फीस मेरी, हाँ मेरी फीस इतनी नेग्लिजिबल है कि तुम लोग बोलते हो भैया दे रहे नहीं दे रहे एक ही बराबर हो जाती है। फीस हम लोग जो आपको पे कर रहे हैं और नहीं पे करेंगे एक ही बराबर हो जाती है। पर वही है ना कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो मेरे लिए बस इतना है कि कम से कम थोड़ा मोड़ा मेरा खर्चा निकल जाए। पूरा खर्चा निकालने के लिए गया तो मेरे क्लासेस के चार्जेस बहुत हाई हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे, तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा वाईफाई रिचार्ज, बस वाईफाई रिचार्ज करवा, इतना खर्चा तुमसे ले लेता हूँ, बस इतने में मेरा भी घर चल जाता है ना। घर चलाना जरूरी है, हम भी लोअर क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना। और तुम भी खुश, हम भी खुश, तुम्हारी पढ़ाई हो जा रही है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग, भाई बहन वाला प्यार। ठीक है, भाई 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 बहन वाला प्यार। समराइजिंग के अंदर क्या करते हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया और आज किस पोजीशन पे है। तो वी वांट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, द पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड द पोजीशन ऑफ बिजनेस। पोजीशन कौन बनाता है? बैलेंस शीट। रिजल्ट्स कौन बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो दो बेसिकली यहां पर 2 3 4 चीजें बनती हैं। ठीक है, एक तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक पीएनएल अकाउंट जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मेट में, एक बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। इतनी चीजें फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स में बनती है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर मेजर पर्पस क्या है? समराइज करना है। क्या समराइज करना है? इतना सारा जो रिकॉर्ड था ना उसको समराइज करके छोटा सा बनाना है, और उससे हमको ये पता लगाना है कि हमारा बिजनेस इस साल ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाया या लॉस किया, या और हमारी उस दिन पे उस समय में हमारे बिजनेस की पोजीशन कितनी है। पोजीशन मतलब हमारे पास कितने एसेट्स हैं
और कितनी लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज ओके। मैं लाइबिलिटीज मतलब थोड़ा फनी वे में बोलना पड़ेगा ना, क्लास को इंटरेक्टिव बनानी है, ठीक है। तो कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पोजीशन चेक करें, ठीक है। रिजल्ट में पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट हमको बताता है हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इतनी बातें समझ गए क्या? यस, समझे बात को, समझे कि प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को निकालना है अगर, है ना, तो मेरे को पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कंपनी के केस में, ठीक है। अब देखो यहां पर हम आते हैं बेसिक्स में, ठीक है। तो फाइनली हमको बेसिक्स पढ़ना है। क्या भैया बेसिक्स हमको पढ़ना जरूरी है क्या? हमको तो समझ में आ रही बात है, हम तो पढ़े हुए हैं। पढ़ो, प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या इतना बच के, मतलब पढ़ाई से क्या कर लोगे, कर पाओगे? पढ़ लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ बार बार, मैं बोर होता हूँ क्या? नहीं, तो बस तुमको भी बोर नहीं होना, तुम भी मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। तो देखो, एज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस टू मेक प्रॉफिट, क्या है बिजनेस का बेसिक पर्पस, क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तुम बिजनेस कर रहे हो, हमारा क्या पर्पस होगा भैया? प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइव करना, मार्केट में ग्रोथ करना। तो मेजरली प्रॉफिट तुम्हारा क्या है, सोल पर्पस है, ठीक है। वन मस्ट कीप एन ऑन गोइंग ट्रैक ऑफ द एक्टिविटीज undertaken in course of business. Two basic questions would have been answered. A, what is the result of the business operation? This will be answered by finding out whether it has been made profit or loss, or what is the position of the resources acquired for use the business purpose, how these resources finance and where the funds came from. सिंपल सी बात है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, ये हमको देखना पड़ता है बिजनेस के ऑपरेशंस का समरी निकाल के, ठीक है। प्लस हमको अपने बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंस, कैसे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहां से हुआ है, बोरोड फंड है, ओनर्स फंड है। ये क्या बोल रहे हो? बोरोड फंड क्या होता है, ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर्स फंड मतलब होता है शेयर कैपिटल, जो तुमको ग्रुप 2 में अकाउंट्स में पढ़ना है, ठीक है। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग ग्रुप 2 में पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा शायद, ठीक है। और तुम्हारा जो ये होता है बोरोड फंड होता है, वो होता है तुम्हारा लोन, ठीक है, लोन, डिवेंचर, ये सारी चीजें। तो डेफिनेशन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर विद क्लैरिटी, लेट अस स्टडी सम ऑफ द डेफिनेशन व्हिच डिपिक्ट द स्कोप, कंटेंट एंड पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग जनरली सब डिवाइडेड इनटू, तो बोल रहा है अकाउंटिंग को अच्छे से समझने के लिए हम उसके कुछ सब फील्ड्स को पढ़ेंगे, और वो है तुम्हारा पहला बुक कीपिंग, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथा है मैनेजमेंट। भैया ये दोनों को मिला के तो हम लोग का नाम बन गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यस, सीएमए, मतलब सीएमए कॉस्ट अकाउंटिंग भी करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पर तुमको एक गेम बता रहा हूँ, तुम्हारे नाम में नहीं है, पर फिर भी तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कर सकते हो, कि तुम टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग। कौन से लेवल के मैनेजमेंट हो? टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग। तो भाई बुक कीपिंग काम करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता दूं तो भैया बड़े बड़े काम करने हैं। देखो, अब देखो ये सारी चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है भैया? नाम में ही आंसर है, बुक कीपिंग मतलब बुक मेंटेन करना। बुक मेंटेन करना मतलब सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना बुक के अंदर, क्लासिफिकेशन करना, दीज ऑल आर बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग के अंदर ये सारी चीज आती है। बिना बुक कीपिंग के भैया अकाउंटिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बुक कीपिंग पहले मेंटेन करना, उसके बाद ही अकाउंटिंग का आगे का प्रोसीजर फॉलो हो सकता है। तो देखो, बुक कीपिंग इज द बेस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इतना समझ लो। तो देखो, द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एज गिवन बाय J.R. बैटली बॉय इज, ठीक है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन सेट ऑफ बुक। सिंपल सी बात है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बस, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्स टू एज अ सेट ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स। प्राइमरी रिकॉर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है वो बुक कीपिंग के अंदर, बुक कीपिंग के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, फिर ही आगे का कार्यक्रम हो सकता है, इसलिए इसको प्राइमरी बुक बोला जाता है। These records from the basics of accounting. It is an art because the record is to be kept in such a manner that it will facilitate further processing and reporting of financial information which will be useful to all stakeholders of the business. बस ये बात है, हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे बुक के अंदर, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद हम समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद हम उसको अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को देंगे, ताकि हम उनको बता सके कि सही से काम कर। तो सिंपल सी बात है, बिना बुक कीपिंग के उसके आगे के कोई भी प्रोसीजर नहीं हो सकता। पहले रिकॉर्डिंग करना यानी बुक कीपिंग करना सबसे जरूरी है, उसके बाद ही आगे का कोई कार्यक्रम हो सकता है, ठीक है, समझ गए। देखो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब होता है तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस पोजीशन निकालना, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर होता है, इसके लिए जो सारे प्रोसीजर सॉल्व होते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। जो तुम क्लास 11 से कर रहे हो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज कॉमनली टर्म्ड एज अकाउंटिंग। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट डिफाइन अकाउंटिंग एज आर्ट ऑफ, देखो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money
money, transaction and event which are in part of at least of a financial character and interpreting the result thereof. क्या होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन है, ठीक है, किसका? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का, जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, और फिर लास्ट में उनसे हम लोग रिजल्ट्स निकालते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है तुम्हारा, समझ गए? It can be noted that although accounting is often referred to as an art, it is a science also. बोल रहा है अकाउंटिंग को आर्ट माना जाता है पर ये एक साइंस भी है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसलिए अकाउंटिंग भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है? एक साइंस भी माना जाता है। This is because it is based on universal applicable set of rules. However, it is not a pure science as there possibility of different interpretation. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी है इसका, ठीक है। क्या अकाउंटिंग हर जगह फॉलो होती? हाँ। क्या यूनिफॉर्मिटी है आजकल अकाउंटिंग में मॉडर्न इंडस्ट्रीज में? यस। आजकल जो जैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, इंडिया वाले भी कॉम्पिटिट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया के जो लोग होते हैं लोग भी वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिट कर रहे हैं। कैसे? वर्ल्ड लेवल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं वही सेम हम लोग बना रहे हैं, वही सेम हम लोग भी बना के उसी को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग भी जो इंटरनेशनल हमारी जो अस्तित्व है ना उसको बरकरार रखने में लगे हुए हैं, ठीक है। इंटरनेशनली हम अपने आप को क्या देना चाहते हैं? अस्तित्व देना चाहते हैं, ठीक है, एक रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है पर प्योर साइंस नहीं है। क्यों नहीं है प्योर साइंस? क्योंकि इसकी मीनिंग को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, इसकी मीनिंग को अंडरस्टूड अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ये प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस कैसा होता है कि सब लोग सेम ही मीनिंग निकालेंगे उसका। 100 टीचर से पढ़ लो, तुम 1000 टीचर से पढ़ लो, तुम लाखों स्टूडेंट से पूछ लो, ठीक है, पर सब तुमको जब साइंस का कोई पूछोगे, कोई भी रूल पूछोगे या कोई भी तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है उसको पूछोगे, तुमको सेम बताएंगे। पर अकाउंटिंग का सब अलग अलग बता सकते हैं, अकाउंटिंग का सब अलग अलग बता सकते हैं, समझे मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग तो भैया खून में है, अरे अभी तो पढ़ के आए फाउंडेशन। क्या होता है कॉस्ट अकाउंट? कॉस्ट एनालिसिस करना, कॉस्ट निकालना, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, फिर उसका यूज करके डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कौन करता है? मैनेजमेंट। कहां पर करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मैनेजमेंट यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करती है, समझे? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड एंड टेक्निक, science, art or practice of cost control and the ascertainment of the profitability as well as the presentation of information for the purpose of managerial decision making. तो कॉस्ट अकाउंटिंग काहे के लिए यूज होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कॉस्ट टेक्निक्स लगाते हैं कॉस्ट एसर्टेनमेंट के लिए और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम यही करते हैं ना, कॉस्ट एसर्टेन करते हैं, प्रिडिक्शन भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं और फिर उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल भी करते हैं, है ना। जो कॉस्ट ज्यादा लग रहा होता है उसको कॉस्ट कंट्रोल भी करते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर करते हैं? कॉस्टिंग के अंदर करते हैं। Costing and cost accounting principle, methods or techniques to a science, art or practice of cost control or ascertainment of profitability as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making. और ये managerial decision making कहाँ होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। कहाँ पर होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। समझ गए क्या बात? बोलो एकदम। हाँ, फिर उसके बाद दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद द पर्पस ऑफ एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एसर्टेन करना होता है इस ब्रांच के अंदर ताकि कॉस्ट कंट्रोल फैसिलिटेट किया जा सके, डिसीजन मेकिंग करी जा सके। The concept of cost is always applied with reference to a concept. Knowledge of cost concept and their application provide a very sound platform for decision making. Cost accounting aims at equipping management with the information that can be used for control on business activities. कौन सी बात है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स काहे के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं और कंट्रोल ऑन बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग से जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं वो सारी चीजों को यूज करते हैं। समझ गए क्या बात? लास्ट है तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये भाई ये कंसर्न है डेटा जो तुम अवेलेबल करा रहे हो ना फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो यूज करके डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फ्रेमवर्क, आगे के प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, गोल्स वगैरह सेट करने का कार्यक्रम मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले करते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देख रहे हो, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर विद ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड देम विद द बेसिस इन मेकिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस डिसीजंस that will allow them to be better equipped in their management and cost control function. सिंपल सी बात है, इन लोग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ताकि उन लोग डिसीजन मेकिंग कर सके, बिजनेस डिसीजन दैट विल अलाउ टू बेटर इक्विप्ड एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सिंपल सी बात है, जो भी कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है, जो भी मैनेजमेंट करने चाह रहे, जो भी डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे करेंगे? डेटा का यूज करके। कौन सा डेटा? फाइनेंशियल और कॉस्ट डेटा, ठीक है। Unlike financial accounting information, which for public companies is public information, managerial accounting information is used in organization typically for decision making and confidential, and its access available only to selected people.
सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं ना, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है आगे, तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी निकाल सकता है। गूगल में सर्च करो आज जाके, रिलायंस की बैलेंस शीट जाएगी, रिलायंस का पीएनएल तुमको मिल जाएगा। और रिलायंस का तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डिसीजन मेकिंग यूज करती है ना, जो कंट्रोल वगैरह यूज करती है, जो डेटा वगैरह यूज करती है, वो तुम निकाल के दिखाओ, वो नहीं मिलेगा, वो तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल है। तो वही बोल रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल होती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल होती है, वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहती है और सिर्फ कॉन्फिडेंशियल होती है, सिर्फ कुछ ही लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, मेकिंग डिसीजन, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेफगार्डिंग एसेट ऑफ बिजनेस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ये काम करता है, देखो, फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, मैं तुम लोग को बता दियो, प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, सेफगार्डिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस को फ्लरिश करने का काम मैनेजमेंट का होता है, और मैनेजमेंट ये कार्यक्रम कहां करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर करती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्रूशियल डिसीजन मेकिंग होती है, सब लेके करती है मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। तो देखो, बुक कीपिंग इज कंसिडर एज एंड, अकाउंटिंग इज कंसिडर एज द बिगनिंग। तो भाई बुक कीपिंग जहां खत्म होती है ना, वहां से अकाउंटिंग चालू होती है, ठीक है। और अकाउंटेंसी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के बिना तो बुक कीपिंग भी नहीं हो सकता, समझे। अकाउंटेंसी का पार्ट है बुक कीपिंग, ठीक है। द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग, द ओवरऑल अकाउंटिंग फंक्शन आर गाइडेड बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी ऐसा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो गाइड करता है, तो गाइड करता है। अब भाई जिन लोग अकाउंट बनाते हैं तो कि बुक कीपिंग कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, ये कौन सिखाता है? अकाउंटेंसी सिखाता है। कौन सिखाता है? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर क्या आता है भैया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे तो हम अकाउंटिंग करते हैं। लोगों को बताया भी नहीं क्या होगा, क्लास 11 12 तुम पढ़ के निकल गए, तो जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, समझे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। दीज आर द सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच वी हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग वर्क, समझे। Bookkeeping can provide the base of accounting. Accountancy depend on bookkeeping for its complete function. तो bookkeeping क्या करता है? बेस प्रोवाइड करता है। मैं पहले भी बोला ना, बुक कीपिंग नहीं करोगे, प्राइमरी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे डेटा का, तो आगे कैसे बढ़ो, आगे कैसे बढ़ो। द नेसेसरी डेटा अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस टेकन फ्रॉम बुक कीपिंग। जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस या फिर फाइनेंशियल जो तुम्हारी पोजीशन रहती है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो तुमको बुक कीपिंग के अंदर से ही मिलता है, क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो रिकॉर्डिंग करती है और रिकॉर्डिंग से ही तुमको डेटा मिलता है, ठीक है। अकाउंटेंसी कैन टेक इट्स डिसीजन, प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट फ्रॉम द डेटा टेकन फ्रॉम बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी जो भी अपना डिसीजन मेकिंग डेटा वेटा जो भी पॉलिसी वॉलिसी जो भी कार्यक्रम रहता है अकाउंटेंसी के अंदर, बुक कीपिंग के बलबूते पर ही होता है। बुक कीपिंग नहीं होगा अकाउंटेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। बोल रहा है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन को फॉलो करते हुए किए जाते हैं, रिकॉर्ड। अकाउंटेंसी डज नॉट टेक एनी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन फ्रॉम बुक कीपिंग। बोल रहा है कोई भी कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कुछ भी चीज अकाउंटेंसी नहीं देता है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पे डिपेंडेंट है? वो डेटा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिला है। अभी हम लोग पढ़ के फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग जो डेटा फैसिलिटेट कराता है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करती है, काहे के लिए? डिसीजन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू असिस्ट देम इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बोल रहा है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा चाहिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो कौन देता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग देता है, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट है ना, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेटा देता है, और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारे डिसीजन मेकिंग वगैरह जो भी उनको बनाना है, प्लान्स, पॉलिसी जो सब बनाते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट वाले, इस डेटा का यूज करके। कौन सा डेटा? फाइनेंशियल डेटा ये यूज करता है, फिर ये लोग इसका डेटा यूज। Its main focus is to recording, classifying, monetary transaction, the books of account, preparation of financial statement at the end of the every year. बोल रहा है इसका मेन फोकस, किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मेन फोकस है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग ऑफ डेटा, ताकि साल के अंत में हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सके, तो उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके और बिजनेस की पोजीशन निकाल सके यूजिंग द बैलेंस शीट। तो इसका मेन फोकस जो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग में ही होता है, किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, समझे, ठीक है। Reports prepared in management accounting are meant for management and as per management requirement.
बोल रहा है जो रिपोर्ट्स बनाई जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर वो ऐसी बनाई जाती है कि मैनेजमेंट को काम में आ सके, मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, ऐसी रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेंट फॉर द मैनेजमेंट एज वेल एज शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर फॉर द कंसर्न। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट बनाई जाती है वो मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और अदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, थोड़ी सी कंसाइज बनाई जाती है। ठीक है, रिपोर्ट में कंटेन बोथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फिगर। बोल रहे हैं यहां पर रिपोर्ट जस्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के फिगर तुमको देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय रेलेवेंट फिगर्स एंड इट एम्फसाइजेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द डेटा। और यहां पर जो भी है, जो भी रिपोर्ट बनाई जाएंगे सपोर्टेड बाय रेलेवेंट फिगर, तो सारी जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी उसको किसी ना किसी फिगर से तुमको सपोर्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेमैन लोग भी पढ़ रहे होंगे, इन्वेस्टर्स को हो सकता है नॉलेज ना हो सकता है लोग प्रोफेशनल ना हो सकता है कोई इंजीनियर डॉक्टर भी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हो, तो उन लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, उन लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। रिपोर्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसके अंदर जो रिपोर्ट्स बनते हैं उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाले रिपोर्ट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है, स्टैट ऑडिट करवाना पड़ता है ये वाले रिपोर्ट्स को। ठीक है, it evaluates the sectional as well as the entire performance of the business. It has certain evaluate and exhibit the financial strength of the whole business. बोल रहा है यहां पर तुमको सेक्शनल और इंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस, फंक्शन वाइज परफॉर्मेंस, ठीक है, हर टाइप का तुमको यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर और पूरे बिजनेस का भी एज अ होल भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, लेकिन यहां पर ठीक है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द होल बिजनेस ही देखने को मिलेगा, मतलब पूरा बिजनेस कैसा परफॉर्म किया है साल के अंत में, पूरे साल वो हमको पता चल जाता है, साल के आखिरी दिन हमको पूरा बिजनेस पूरे साल कैसा परफॉर्म किए वो हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता चलता है। लेकिन सेक्शनल वाइज, डिविजनल वाइज, फंक्शन वाइज सबका अलग अलग परफॉर्मेंस हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिखाता है, ताकि हम ये देख सके कि कौन सी सेक्शन वीक परफॉर्म कर रही है। जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सब है, हमको दिख रहा है परचेज डिपार्टमेंट एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही, उसकी वजह से स्टोर्स, ठीक है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम परचेज डिपार्टमेंट की गलती को सुधारेंगे। तो इसीलिए हमको सेक्शनल वाइज रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है कि पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट की या कौन से डिवीजन की गलती चल रही है, हम सिर्फ उसी को करेक्ट करेंगे और बाकी लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, समझे, बाकी लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेक्शनल वाइज और डिविजनल वाइज रिपोर्ट्स फॉर्म करता है, समझे, सेक्शनल वाइज और डिविजनल वाइज रिपोर्ट फॉर्म करने का रीजन ही यही है। क्लियर हुई क्या बात? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? एक ऐसी साइकिल, एक ऐसी गोल साइकिल, एक अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है वो जहां से चालू होता है घूम फिर के आके वहीं पर फिर से खत्म होकर फिर से चालू हो जाता है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर एंड होता है और फिर से वहीं से चालू हो जाता है। दिस इज बेसिकली अ साइक्लिक मूवमेंट। तो वो अकाउंटिंग की साइकिल क्या होती है वो हम समझना है। तो व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस डन which happen frequently and repeated in same direction during an accounting period, the same is called an accounting cycle। तो देखो कहां से चालू होता है, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग सारे डेबिट वाले अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट वाले अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं, दोनों साइड वो बैलेंस होता है, तो चेक करते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या यूज होता है? हमारा ट्रायल बैलेंस यूज होता है, समझे। जर्नल एंट्री में हम लोग पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो यहां हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यहां पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, फिर एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग एरर्स को सही करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? एरर्स को करेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं और क्लोजिंग एंट्री पास करने के बाद हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सारी चीजें हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? अकाउंटिंग साइकिल है। और ये हो गया 31 मार्च को, 31 मार्च को हो गया साल खत्म, 1 अप्रैल से फिर वही कार्यक्रम चला, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दिस इज अ साइक्लिक मूवमेंट। अकाउंटिंग साइकिल इज अ साइक्लिक मूवमेंट की जो हम लोग प्रोसीजर चालू किए थे साल के पहले दिन, हम लोग खत्म किए, अगले साल फिर से वही प्रोसीजर हम लोग रिपीट करना चालू कर दें, ठीक है। तो दिस इज अ साइक्लिक मूवमेंट। तो देखो स्टेप्स और फेजेस क्या क्या हैं। पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एज सून एज ट्रांजैक्शन हैपन इट इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक्स में बताया था, फिर से एक बार याद करो, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, और तुम्हारा जर्नल प्रॉपर, ठीक है। और फिर उसके बाद है तुम्हारा जर्नल एंट्री। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ये कीवर्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेजर, ऑल द जर्नल्स आर पोस्टेड टू लेजर क्रोनोलॉजिकली इन अ क्लासिफाइड मैनर। तो यहां पर क्या होता है? मेन
बट क्या है क्लासिफिकेशन लेजर के अंदर। ट्रायल बैलेंस, आफ्टर टेकिंग ऑल द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहां पर लिख लेना ये काहे के लिए यूज होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री, ऑल द एडजस्टमेंट एंट्री आर टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंगली बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हमको पास करनी पड़ती है। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऑल्सो प्रिपेयर्ड, बना सकते हो नहीं भी बना सकते हो, वैसे ट्रायल बैलेंस भी तुम बना सकते हो नहीं बना सकते हो, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर टू बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बोल रहा है जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, भैया नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो मैं तुमको बताता हूं, तीन तरीके के तुमको अकाउंट देखने को मिलेंगे। अकाउंट्स बेसिकली तीन तरीके में बांट सकते हो। पहला होता है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है तुम्हारा रियल अकाउंट, तीसरा होता है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो तीन टाइप के पर्सनल होते हैं। नेचुरल पर्सन कौन होता है, जिंदा इंसान, जिंदा साइन, अलाइव ह्यूमन बीइंग, ये कौन होता है, जिंदा इंसान। ठीक है, तो ये कौन सा पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल कौन है, जो सांस लेता है, ऑक्सीजन लेते हैं ना, मैं नेचुरल पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सनल कौन है, जिसको बनाया गया है, जिसको बनाया गया है। भैया रोबोट नहीं, कंपनी, फर्म, ये सब कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन, इनको बनाया गया है, इनको रिप्रेजेंट, जैसे मैं बोलता हूँ रिलायंस लिमिटेड कौन है, आर्टिफिशियल पर्सनल, क्यों, क्योंकि इनको बनाया गया है, ये सांस नहीं लेते, ये गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं। हम लोग नेचुरल पर्सन गोइंग कंसर्न फॉलो करते क्या नहीं, हमारा तो भैया 60-70 में विकेट गिरता है आजकल, है ना। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, कंपनी, फर्म, ये सारी पार्टनरशिप के नाम, ये सारे कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन है, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो ये क्या कर रहा है, किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी एक पर्सन की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उसका मैं नाम नहीं लिख सकता, किसी एम्प्लॉय का मैं नाम नहीं लिख सकता, तो इसीलिए मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में उसका पैसा डाल देता हूं। रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि किसी पर्सन को मेरा रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, किसी पर्सन को मेरे को अभी रेंट देना है, तो ये क्या कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मैं किसी पर्सन को क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रियल अकाउंट कौन होता है, ऑल एसेट्स। रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, ऑल एसेट्स। ऑल एसेट में टेंजिबल भी आता है और इनटेंजिबल भी आता है। ये टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स मतलब होता है विच कैन बी सीन और टच्ड। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन और टच। जैसे मेरी गुडविल है मार्केट में कि नहीं, हार्दिक भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। क्या मैं ये देख सकता हूँ, क्या नहीं, क्या मैं ये छू सकता हूँ, नहीं, पर मेरे को पता है मेरी रेपुटेशन है मार्केट। टेंजिबल एसेट क्या है, ये देखो ये एप्पल पेंसिल टेंजिबल है, इट कैन बी सीन और, आईपैड इट कैन बी सीन और टच, ठीक है, लैपटॉप इट कैन बी सीन और टच, ठीक है, तो ये क्या है, टेंजिबल एसेट है। एसेट क्या होता है, मेरी प्रॉपर्टी। कई बच्चे पूछेंगे भैया एसेट का भी मतलब बताई दो। एसेट की मतलब होता है मेरा प्रॉपर्टी, मेरे पास जो मेरी प्रॉपर्टी है पर्सनल, वो क्या होती है, एसेट। पर्सनल मतलब मेरी बिजनेस में, मेरी बिजनेस में जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो वो क्या कहलाती है, एसेट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन जहां पर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। भैया सारे एक्सपेंस खर्चे, सारे लॉसेस घाटा, सारे इनकम कमाई, सारे गेन्स फायदा, ठीक है, ये जहां पर आते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट। तीनों के रूल्स होते हैं, तीनों के जर्नल एंट्री में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है उनको, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। ठीक है, जिसमें पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेसिकली ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। ठीक है, रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब वीडियो को पॉज करके जिस बच्चे को नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है, पहले अपना खुद का टेस्ट लो। नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है, टूटा फूटा भी पता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट ऑल कम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इससे तुमको समझ में आ गया होगा पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो वापस आते हैं बैक टू द पवेलियन। क्लोज बाय ट्रांसफरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, सारे नॉमिनल अकाउंट। अब तुमको पता चल गया होगा नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? भैया सारे खर्चे और सारे इनकम के अकाउंट, सारे लॉस और सारे गेन के अकाउंट। क्या कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, फिर फाइनली बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नाउ बी इजीली प्रिपेयर्ड व्हिच विल एग्जिबिट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशन रिजल्ट। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट और ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? क्यों करे अकाउंटिंग? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द स्टेक होल्डर्स। को हाईलाइट करो। मेन इंफॉर्मेशन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का क्या है कि हम लोगों को अपने स्टेक होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर, मालिक लोग जो होते हैं उन लोगों को हमको इन्फॉर्मेशन देनी है कि पूरे साल जो कार्यक्रम चला है सही से चला है, बिजनेस मस्त प्रॉफिट कमा रही, कोई दिक्कत की बात, ठीक है, या फिर लॉस कमा रही तो क्यों कमा रही है, तो हमको उनको इन्फॉर्मेशन देना है, इसलिए हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज नॉर्मली गिवन विया फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, देयर आर वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोल रहा है किस बेसिस पे बनाते हैं हम लोग? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और वो उसके अंदर क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको बताते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको क्या सिखाते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे करें। हमको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने भी है, हम लोग देखे ना अभी ग्रुप 1 में हमको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने भी है। ठीक है, इन इंडिया these are governed by the Institute of Chartered Accountants of India ICAI. In the US American Institute of Certified Public Accountant AICPA is responsible to lay down the standard. तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? सीए लोग बनाते हैं। सीए लोग, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में किसको राइट मिला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का? सीए लोग को। और अमेरिका में किसको मिला है? इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी सीपीए। जो अमेरिका का जो सीए होता है ना उसको सीपीए बोलते हैं। बेसिकली तुम लोग सोच रहे हो सीपीए क्या होता है, तो अमेरिका का जो सीए होता है ना, विच इज यूएस इक्विवेलेंट टू सीए, उसको सीपीए बोलते हैं, वो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। The following objective of accounting will explain the width of the application of this knowledge stream to ascertain the amount of profit and loss made by the business, that is to compare the income earned versus the expenses incurred and the net result of the। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट निकालना बिजनेस का। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट निकालना। दूसरा, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज असेस व्हाट द बिजनेस ओज एंड व्हाट इट ओज। और फाइनली उसके बाद बताना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब बैलेंस शीट बनाना। और बैलेंस शीट के अंदर भी दो चीज दिखाएंगे। क्या क्या दिखाएंगे? एसेट मतलब ऑल प्रॉपर्टीज और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? ऑल ड्यूज। ड्यूज मतलब क्या होता है भैया? उधार। ड्यूज मतलब क्या होता है? उधार। तो ऑल ड्यूज मतलब उधार। तो इतना चीज हम दिखाने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन। तो पहला हम लोग इन ऑपरेशन निकालते हैं, नेट रिजल्ट्स निकालते हैं, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, और दूसरा निकालते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फिर टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड फॉर कंप्लायंस विद द स्टैट्यूट्स एंड लॉ एप्लीकेबल। तो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग बेटा हवा में नहीं होती। अकाउंटिंग तुम हवा में तीर छोड़ के नहीं बना सकते। अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन assumption, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सम लॉज, सम प्रिंसिपल्स। और तुमको पता है वो सारी चीजें तुमको कंप्लायंस करनी पड़ती है। कंप्लायंस मतलब कंपलसरी फॉलो करनी पड़ती है। कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट। और अगर कंपनी में तुम वैसे नहीं बनाए गए, समझे, तो तुमको जैसा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वैसा बनाना पड़ता है। तो जो भी स्टैट्यूट और लॉ की कंप्लायंसेस है, जो भी उन लोग तुमको सिखाए हैं कि कैसे रिपोर्टिंग करना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है, ठीक है, तुमको जो भी प्रेजेंटेशन करना है, जो भी तुम्हारे प्रिस्क्राइब शेड्यूल है, तुमको उसके अकॉर्डिंग कार्यक्रम करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कार्यक्रम करना होता है, समझे। to enable the reader to access progress made by the business over the period of time। सिंपल सी बात है, रीडर देख सकता है, कंपेयर कर सकता है इस साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पिछले 2-3 साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या 10 साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कि बिजनेस किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। बिजनेस किस स्पीड से ग्रो कर रहा है हम ये देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो किस स्पीड से बिजनेस ग्रो कर रहा है हम ये चेक कर सकते हैं। टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय द डिफरेंट शेयर होल्डर, और जो भी शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है वो सब वो डिस्क्लोज करता है। अब लेट अस नाउ सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस एंड व्हाट डे टू डे फ्रॉम द सीक एडवांटेज इन्फॉर्मेशन दे शो। तो सिंपल सी बात है, अब हमको पढ़ना है कि कौन कौन स्टेक होल्डर होता है बिजनेस का, और वो किसका क्या क्या इंटरेस्ट होता है, किसको क्या क्या जानने में मजा आता है, किसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की नीड है, हमको वो पढ़ना है। तो देखो,
पहले ओनर्स, इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब होता है। देखो यहां पर हेडिंग में लिखा है स्टेक होल्डर, जिसको मतलब है, यहां पर लिखा है उनको किस टाइप का मतलब है, किस टाइप का मतलब है, और यहां पर लिखा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी उनको चाहिए। तो उनको पीएनएल से मतलब है, ओनर, इन्वेस्टर्स और एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल को किससे मतलब है, प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट कर रही है कि लॉस, इससे मतलब है। दूसरा, इन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तीनों को एक्सेस कर, ठीक है। दूसरा है लेंडर्स, लेंडर्स मतलब जो आपको लोन दिए, लेंडर्स मतलब जो बिजनेस को लोन दिए। तो इनको असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मनी लेंड, बेसिकली दे मॉनिटर द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। तो इन लोग क्या चेक करते हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है कि इन लोग देखते हैं कि बिजनेस क्या हमारा लोन दे सकता है, क्या वो हमारा इंटरेस्ट वापस कर सकता है, क्या वो लॉन्ग टर्म में हमारा लोन का अमाउंट रीपे करेगा प्रिंसिपल के साथ, इंटरेस्ट के साथ, ये उनका इंटरेस्ट है। तो इसके लिए लोग क्या देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालाइज करते हैं, रिपोर्टिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट गिवन एज सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो अब लोन लेते हो तो कुछ सिक्योरिटी देते हो, घर गिरवी रखते हो, कार गिरवी रखते हो, है ना। तो उस घर की या उस कार की क्या वैल्यू है वो भी लोग चेक करते हैं, मतलब बिजनेस में उस एसेट की, जो एसेट तुम गिरवी रखे हो उसकी क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको भी लोग चेक करते हैं, ठीक है। कस्टमर्स और सप्लायर, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, सप्लायर और कस्टमर क्या चेक करता है कि बिजनेस स्टेबल है कि नहीं। अगर कस्टमर देख रहा है बिजनेस स्टेबल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर सप्लायर देख रहा है बिजनेस स्टेबल नहीं, सप्लाई बंद कर देगा, बोलेगा स्टेबल नहीं, पैसा नहीं दे पाया मेरा, तो स्टेबल नहीं है, पैसा नहीं दे पाया मेरा, तो ठीक है। फाइनेंशियल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट टू असेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू ऑफर बेटर बिजनेस टर्म्स एंड एबिलिटी टू सप्लाई द प्रोडक्ट एंड सर्विस। सिंपल सी बात है, वो फाइनेंशियल और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों देखेगा। फाइनेंशियल वो इसलिए देखेगा कि टर्म एंड एबिलिटी टू सप्लाई द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, कि वो क्या कस्टमर क्या देखेगा कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कितने समय तक हमको प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट सप्लायर देखेगा कि मेरे को ये कैश पेमेंट फ्यूचर में कर सकती कि नहीं, इसका फ्लो रेगुलर है कि नहीं, कैश आना इसका रेगुलर है कि नहीं बिजनेस का, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों देखेगी, वेदर द बिजनेस इज कंप्लाइंग विद द वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट। तो क्या बिजनेस सारे लीगल रिक्वायरमेंट जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है उसको कंप्लायंस कर रही है कि नहीं, उसको फॉलो कर रही है कि नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट चेक करेगी, ठीक है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सच एज वाउचर, एक्सट्रैक्ट ऑफ बुक्स, इंफॉर्मेशन ऑफ परचेज, सेल्स, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन सेक्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजों को गवर्नमेंट चेक करती है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियन, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे। एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियन वालों को क्या इंटरेस्ट है, भैया काम कर रहे हैं, किस दिन कंपनी बंद हो जाए क्या पता, ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी कभी बंद हो सकती, तो उनको भी अपनी स्टेबिलिटी देखना है ना, इसलिए लोग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नेगोशिएटिंग पे पैकेज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं उन लोग कि अगर बिजनेस भर भर के प्रॉफिट कमा रही है तो अब हमारा भी सैलरी वैलरी बढ़ाओ, पे पैकेज हमारा बढ़ाओ, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स, परफॉर्मेंस एंड पॉसिबल टाई अप इन द एरा ऑफ द मर्जर एक्विजिशन। कॉम्पिटिटर क्यों चेक करेगा, तुम्हारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वो देखना चाहता है, तुम्हारे प्लान्स पॉलिसीज क्या है, फ्यूचर में किसी के साथ टाई अप, मर्जर एक्विजिशन का तो नहीं सोच रहे हो। भैया मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, मर्जर मतलब होता है जब दो कंपनियां आपस में हाथ मिला के एक बन जाती हैं, क्या कहलाती है, मर्जर, क्या कहलाती है, मर्जर कहलाती है। एक्विजिशन क्या होता है, मतलब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, छोटी मतलब अपने से छोटी ना, अपने से छोटी कंपनी को जब एक्वायर कर लेती है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। जैसे अभी बात चल रही थी कि टिकटॉक को कोई खरीदने वाला है, कौन खरीदने वाला है, हमारा हो सकता है रिलायंस भी खरीद ले, क्योंकि रिलायंस इन कॉन्वर्सेशन भी टिकटॉक था, ऐसा टाइप का कुछ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन रूमर्स आ रहे थे, ठीक है। तो वो होता है एक्विजिशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट पॉसिबल सिनर्जी, ठीक है। और जो भी सिनर्जीज होगी, सिनर्जी मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर क्रिएट करना, जब दो पावरफुल लोग मिलके एक्स्ट्रा पावर क्रिएट करते हैं तो उसको सिनर्जी बोलते हैं। तो सिनर्जी एनर्जी तो क्रिएट ना कर ले, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर है भैया, अगर सिनर्जी क्रिएट हुई मार्केट में तो हमारा मार्केट खत्म, तो इसलिए हमको अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये वेरियस स्टेक होल्डर्स थे जिनको जो जो चीजें जरूरत पड़ती है बिजनेस में वो चीजें तुमको बताई गई। अब नेक्स्ट है हमारा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, बेसिकली बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत ज्यादा, जैसे ओनर्स और इन्वेस्टर्स को क्यों चाहिए, चेक करने के लिए कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं और हम लोग को फ्यूचर में और इन्वेस्ट करना है कि नहीं। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, काम करना, तुम लोग इसको रीड कर देना, मैं तुमको शॉर्ट में बता। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सके, पॉलिसी और ये सब बना सके और फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सके, ठीक है। लेंडर्स को क्यों चाहिए, चेक करने के लिए कि तुम लोन रीपे कर पाओगे कि नहीं या तुम इंटरेस्ट रीपे कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स और सप्लायर को क्यों चाहिए, कि उन लोग माल सप्लाई कर रहे हैं, उन लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो तुम फ्यूचर में पेमेंट कर पाओगे कि नहीं, इसलिए उन लोग भी यूजर्स हैं। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, टैक्स कैलकुलेशन के लिए और तुम लीगल कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हो कि नहीं ये चेक करने के लिए, पहली बात तुम्हारे टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरा तुम लोग सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो कि नहीं उसके लिए चाहिए गवर्नमेंट को। इंप्लॉइज को क्यों चाहिए, चेक करने के लिए कि हम लोगों की जॉब की स्टेबिलिटी है कि नहीं, हम लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रही तो सैलरी बढ़ाओ, प्रॉफिट कम हो रही है, ग्रोथ कम हो रहा है तो हम लोग को यहां से छोड़ने का समय आ गया, दूसरी कंपनी देखना चालू कर देते हैं। तो इंप्लॉइज को देखिए। कस्टमर्स को क्यों चाहिए, कस्टमर्स को गुडविल देखने के लिए चाहिए, कस्टमर को देखने के लिए कंपनी की रेपुटेशन अच्छी कि नहीं, मार्केट में लॉस कमा रही है मतलब कंपनी अच्छी,
ठीक है, या फिर कंटिन्यूस लॉस ही लॉस सफर कर रही तो मतलब कंपनी अच्छी नहीं, तो कस्टमर प्रोडक्ट लेना बंद कर देता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड कस्टमर, द कस्टमर बीइंग प्रेजेंट कंपनी एबिलिटी टू कंटिन्यूअस maintain stability of operation is also highlighted in case that customer depend upon the entity. A distributor customer in this case is dependent upon the manufacturing company for which it purchase the item. सिंपल सी बात है, a distributor मतलब एक रीसेलर है, ठीक है, तो वो अगर एक कस्टमर है तो इस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्या है, डिपेंड कि कंटिन्यूअस सप्लाई होगा कि नहीं, कंटिन्यूअस सप्लाई की पॉसिबिलिटी है कि नहीं फ्यूचर में, वो चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। और जनरल पब्लिक जैसे रिसर्चर, स्टूडेंट हम लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल, मैं तो बहुत ज्यादा किसी की भी, जब मेरे को टाइम मिला किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं खोल देता हूं और देखने लगता हूं, बैठ के पढ़ने लगता हूं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूं कि फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। ऑल्दो मेरे पास पैसा नहीं है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे पास अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या बोलते हैं, पर मैं फिर भी पढ़ते रहता हूँ। नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज गेन कर रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में कंसल्टेंट का काम कर लूँ। अच्छा, एनालिस्ट लोग और अदर इंटरेस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर सम वैलिड रीजन, किसी भी रीजन के लिए कोई भी इंसान जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है तुम्हारा टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि अलग अलग टाइप की होती है, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। तो इस वाली वीडियो में, इस वाली पहली क्लास थी तुम्हारी अकाउंट्स की, तुमको कैसी लगी? ठीक है, मुझे रिव्यू मिल जाएगा, मेरे को पता है, रिव्यू दे देना कैसी लगी तो क्लास इंटर की फर्स्ट की। मेरे को पता है बहुत बेसिक था, तुम लोग को मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये सारी चीजें पता होगी, पर देन ऑल्सो गाइस पहले हम भूमिका अच्छी बनाएंगे, फिर टफ चैप्टर तो आने ही वाले हैं, टफ चैप्टर तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले अच्छे से शुरू में थोड़ा बेस बना लेते हैं, तो क्विक स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद तो हम लोग लाइन बाय लाइन चलते ही जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्लास 1 तुम्हारी आज एंड हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।